नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आइए जानने का प्रयास करते हैं एमए थर्ड सेमेस्टर 2021-22 के इस पुराने प्रश्न पत्र को, जो है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 टू 1975, 1858 से लेकर 1975 तक, जिसे आधुनिक भारत कहा जाता है। इस आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में हम जानेंगे। आप दुनिया के किसी भी कॉलेज से हो, आपको ये नहीं देखना है कि मैं किस यूनिवर्सिटी से हूँ, किस कॉलेज से हूँ। अगर आपके कॉलेज में आपके जो सिलेबस में मॉडर्न हिस्ट्री आता है तो आपको ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि अगर 1858 से 1975 तक के भारतीय इतिहास की बात हो और भारत के किसी भी कॉलेज में हो तो क्वेश्चन पेपर या फिर उसका पैटर्न कुछ इसी प्रकार ही होगा, क्योंकि इससे हटकर प्रश्न पूछे ही नहीं जा सकते। अगर आपको ये कहा जाए कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, वहाँ के क्वेश्चन पेपर में यही लिखा रहेगा भारत की राजधानी क्या है, तो उत्तर होगा नई दिल्ली। ठीक इसी तरह से आप किसी भी कॉलेज के हों, अगर आपके प्रश्न पत्र का नाम है या फिर आपके एक पेपर का नाम है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 से 1975 तक, तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर पूरा प्रश्न पत्र 42 नंबर का है और 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव्स के आंसर मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, जो मुझे कंफर्म पता होंगे वे मैं आपको बता दूंगा, बाकी आपको खुद ढूंढना है। और इनसे जुड़े जो वीडियोस होंगे वो आप मेरे चैनल में एमए थर्ड सेमेस्टर या फिर मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव आता है कि किसने कहा था रिपन भारत के प्रख्यात गवर्नर जनरलों में सबसे महान व प्रिय था। रिपन वही है जिसने आंग्ल प्राच्य विवाद जिसके समय पर हुआ था, जिसने जो लिटन ने एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था उसे समाप्त इसने किया था, और कारखाना अधिनियम इसने लाया था। बहुत सारे सुधार इसके समय पे हुए और इसे भारत का सबसे उदारवादी गवर्नर जनरल माना जाता है, और इसके समय में जो बदलाव हुए वे बहुत ही बेहतर तरीके से थे। इन्हें कम से कम भारतीय लोग इनके प्रति सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि ये एकमात्र वायसराय था जिसने भारतीयों के खिलाफ एक भी गलत काम नहीं किए अपने नियमों के द्वारा। फिर इसके बाद हम अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, तो वो है कि किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, यह आपको बताना है। इसके बाद में अगला आता है किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, यह आपको बताना है। यह आपको तब समझ में आएगा कि जब आपको नए नए अधिनियम जो आए थे उनके बारे में पढ़ना होगा। फिर इसके बाद में देखिए 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी, यह आपको बताना है कि भारत का पहला सीमेंट उद्योग कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था। फिर उसके बाद में देखिए एनी बेसेंट के संबंध में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, उनके बारे में क्या लाइन सही नहीं है, यह आपको बतानी है। फिर इसके बाद में जो अगला प्रश्न आता है वो है कि धन के निर्गमन या फिर धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था और किसके द्वारा पहली बार प्रस्तुत किया गया था, तो इसका उत्तर मुझे पता है, वो है दादा भाई नौरोजी। आपको बता दूं कि दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश संसद में चुना गया था और इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। और जो ड्रेन थ्योरी होती है मनी की, ड्रेन वेल्थ थ्योरी, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, न केवल हिस्ट्री में बल्कि इकोनॉमिक्स और समाजशास्त्र में भी। इसके बाद देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था, तो वो था मूल शंकर। नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। इसके बाद में हम देखते हैं 2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन, जिनमें पहला है कि लिटन की अकाल नीति पर प्रकाश डालिए। लिटन के समय में 1876 से लेकर 78 के बीच में एक बहुत बड़ा अकाल आया था, क्योंकि इसी समय पर इन्होंने क्या किया था कि 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत में इनवाइट किया था, यानी कि राज दरबार, दिल्ली दरबार आयोजित किया था, जिसमें इन्होंने इतना भारी धन खर्च किया और इसी समय भारत में अकाल पड़ा था। तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और ये क्या कर रहे थे, ये दिल्ली दरबार आयोजित कर रहे थे, इसीलिए इनका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। जब विरोध हुआ तो इन्होंने नाम मात्र के लिए एक कमीशन बनाया था, स्टेटी कमीशन बनाया था, जिसका काम ये था
स्मिथ कमीशन था या स्ट्रेची कमीशन था, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप कर सकते हैं। उसका काम था कि वो अकाल के बारे में जांच करे। तो इनकी अकाल नीति बहुत ही क्रूर टाइप की थी। भारत सरकार अधिनियम 1909 के महत्व का उल्लेख कीजिए। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आता है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को लाने के कारण बताइए। इसके बाद अथवा में है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद में चौथा प्रश्न आता है कि ब्रिटिश शासन में भूस्वामी, पट्टेदार एवं राज्य शासन के संबंधों की समीक्षा कीजिए। इन प्रश्नों को, इस तरह के लगभग सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि हम पिछले 2 सेमेस्टर से हमारे कॉलेज में देख रहे हैं कि जो पुराना प्रश्न पत्र है उनमें से 40 से 50% क्वेश्चन फिर से रिपीट होते हैं। और अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इतना तो है कि आप 60 से 65% के साथ आसानी से पास हो जाएंगे। और इसी पैटर्न पर आप और भी क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो फिर आपकी टॉपर की सीट पक्की है। फिर देखिए, ब्रिटिश भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर एक टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर आपको टिप्पणी लिखना है। उसके बाद में 5वां प्रश्न आता है, कुटीर उद्योगों के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो आपको यहाँ पर प्रकाश डालने की बजाय अपनी कलम से लिखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में पूंजीपति वर्ग के विषय में आप क्या जानते हैं। आप अगर कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी आपको बोलना है कि जानते हैं और कुछ ना कुछ लिख कर आना है। फिर अगला देखिए, स्त्री शिक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रयासों की व्याख्या कीजिए। स्वामी विवेकानंद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये हो गए 5 प्रश्न। और इसके बाद में आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जहाँ पर 5 क्वेश्चन हैं, 5 नंबर के, टोटल 25 नंबर हैं। बंगाल विभाजन के कारण एवं परिणामों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। और इसके अथवा में है, 1909 ईस्वी के अधिवेशन के अंतर्गत केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकार के संगठन, कार्य और शक्तियों का वर्णन कीजिए। दोस्तों 8वां प्रश्न आता है कि 1935 के अधिनियम के अनुसार संघीय न्यायालय की संरचना तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपको 1935 में जो सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा दी गई थी उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है, क्योंकि 1935 के अधिनियम को कई लोग आधा संविधान कहते हैं, क्योंकि इसे पूरा का पूरा थोड़े और संशोधन के साथ उठाकर भारतीय संविधान में डाल दिया गया। आरबीआई इसी समय स्थापित हुआ था, पीएससी या फिर यूपीएससी इससे ही स्थापित हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो सही तरीके से इससे ही स्थापित हुए, केंद्र और राज्य के संबंध इससे बने। इसलिए 1935 का अधिनियम न केवल हिस्ट्री, पॉलिटी, समाजशास्त्र और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत मायने रखता है। इसीलिए हम इस पर वीडियो बनाएंगे और आप ज़रूर देख सकते हैं हमारे चैनल में जाकर। इसके बाद में देखिए, उन परिस्थितियों को स्पष्ट कीजिए जिनमें उत्तरी बर्मा सन 1886 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया तथा इस संबंध में ब्रिटिश नीति की समीक्षा कीजिए। दोस्तों इसके बाद में आपको देखना है कि भारत पर ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 10वां प्रश्न फिर बनता है, ब्रिटिश भारत में श्रमिक वर्ग की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। फिर से कहता हूं कि मोबाइल लेकर मत चले जाना, कि लिखा था कि प्रकाश डालना है तो हम मोबाइल लेकर आ गए, वरना फिर आपको बाहर बैठ के प्रकाश डालना पड़ेगा। इसलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश औद्योगिक नीति को समझाइए। ब्रिटिश काल में भारत में औद्योगिक विकास का वर्णन कीजिए। 11वां प्रश्न आता है कि जनजातीय विद्रोहों का मूल्यांकन कीजिए। और यहाँ पर आपको लगभग सभी जनजातीय विद्रोहों के बारे में थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा, केवल एक से काम नहीं चलेगा। 1858 से 1919 के मध्य शिक्षा के विकास पर वर्णन कीजिए। 1854 में आए बुट डिस्पैच से लेकर 1919 तक जो प्रभावी कदम उठाए गए उन सभी के बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों ये था मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में प्रश्न पत्र। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम में आएगा। और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, मुंशी प्रेमचंद कहते हैं, सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अविचल रहते हैं, यानी कि जो अपने कर्तव्य से कभी भटकते नहीं, जो अपने कर्म में विश्वास रखते हैं और कर्म करते रहते हैं। सौभाग्य, कर्म, नियति, ईश्वर उनके साथ होता है। इसीलिए लगे रहिए प्रयास में। अगर आप करेंगे तो सब कुछ आपके साथ होगा, और रुके रहेंगे
तो फिर हाथ मलते ही रहना होगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद।